नमस्कार, स्वागत अभिनंदन करता हूं दोस्तों। बुक की आप इमेज देख लें। राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 से 10 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा प्रकाशित हमारा राजस्थान व राजस्थान अध्ययन का विस्तारित पाठ्यपुस्तक का सार संग्रह तथ्यात्मक 41 जिले और 7 संभाग के अनुसार नवीनतम संस्करण संकल्प पब्लिकेशन की ओर से प्रकाशित होने वाली ये शानदार बुक आपके एग्जाम के लिए लेखक श्री संजय जी चौधरी, संपादक प्रियंका चौधरी और संकल्प के निदेशक श्री संजय जी चौधरी। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं राजस्थान से संबंधित, तो यह बुक आपके शानदार होने वाली है, क्योंकि इसमें कक्षा 6 से 10 की पुस्तकों का सार है जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा प्रकाशित होती हैं। इस बुक का रिव्यू मैं कर चुका हूं चैनल पर, तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक करें। और आज हम ये देख रहे हैं, आप इंडेक्स देख लें कि ये इंडेक्स है। हम आज कक्षा 6 भाग प्रथम अध्याय पहला राजस्थान एक परिचय, अध्याय दूसरा राजस्थान का इतिहास, अध्याय तीसरा इतिहास को जानने के स्रोत, अध्याय चौथा राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल, अध्याय 5वां आजादी से पूर्व सरकार का स्वरूप, अध्याय 6 राजस्थान का भौतिक स्वरूप, अध्याय 7वां जल संसाधन एवं संरक्षण, अध्याय 8वां आजीविका के प्रमुख स्रोत, अध्याय 9वां राजस्थान में आधारभूत सेवाएं, अध्याय 10वां लोक संस्कृति एवं कला। तो ये दोस्तों आपके 10 अध्याय हैं कक्षा 6 की इस पुस्तक के अंतर्गत। तो ये सार है। तो पेज संख्या 1 से 9 तक है। एक ही वीडियो में मैं दोस्तों इसको कंप्लीट करूंगा। निवेदन है आप वीडियो को पूरा देखें। चैनल पर पहली बार है, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, बेल वाले नोटिफिकेशन घंटी को ऑन कर लें, वीडियो को अपने ग्रुप्स में शेयर करें और इसी वीडियो को फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पे हैं तो फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करें। प्लेलिस्ट वहां पे बनी है। जो वीडियो आपने नहीं देखे हैं बुक रिव्यू के अभी तक, जाके प्लेलिस्ट में चेक करें और अपनी एग्जाम की तैयारी को शानदार करें। तो दोस्तों, पहला अध्याय हमारा राजस्थान भाग प्रथम कक्षा 6 अध्याय पहला राजस्थान एक परिचय। शुरू करते हैं दोस्तों। ये वन लाइनर के फॉर्म में है, तो आपको फटाफट याद भी होता जाएगा। और जो लाइन आपको याद नहीं हो रही है, कृपया करके रजिस्टर लेकर बैठें और उस लाइन को तुरंत ही नोट कर ले दोस्तों। हाईलाइट हैं जो देख रहे हैं वन लाइनर के बाद में, जैसे कि यहाँ पे है कि विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। तो एशिया इसको बोल्ड किया गया है, गहरा किया गया है, तो आपको याद रहने में आसानी रहेगी। वन लाइनर के अंतर्गत है, इसी तरह सारी बुक के अंतर्गत। तो एक ही वीडियो में कंप्लीट करूंगा दोस्तों। विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। भारत एशिया महाद्वीप की किस दिशा में स्थित है? दक्षिण दिशा में। भारत में कुल राज्य व केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में कुल भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कुल कितना प्रतिशत है? 10.41%। राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया? 1 नवंबर 1956 को राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस दिशा के साथ लगती है? पाकिस्तान। राजस्थान के पड़ोसी राज्य कौन से हैं? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। दोस्तों, आप कमेंट कर देंगे जो मैं पूछूं आपको, जिससे आपको याद रहेगा। तो राजस्थान के जो पड़ोसी राज्य हैं पंजाब, तो पंजाब के साथ राजस्थान की कितनी सीमा लगती है? हरियाणा के साथ राजस्थान की कितनी सीमा लगती है? उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान की कितनी सीमा लगती है? मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान की कितनी सीमा लगती है? और गुजरात के साथ राजस्थान की कितनी सीमा लगती है? आप यह कमेंट जरूर करें। कमेंट करेंगे
आपको याद रहेगा, और क्योंकि इसी क्वेश्चन ऐसे ही आपके एग्जाम में जो पहले हो चुके हैं, पूछे जा चुके हैं कि पंजाब के साथ राजस्थान की सीमा कितनी लगती है। घुमा के किस तरह भी पूछ सकता है कि राजस्थान की जो सीमा है सबसे कम किस राज्य के साथ लगती है, और राजस्थान की सीमा किस पड़ोसी राज्य से सबसे ज्यादा लगती है। इस तरह के क्वेश्चन पूर्व में आपके एग्जाम की भर्तियों में पूछे जा चुके हैं, तो कमेंट करिएगा। नेक्स्ट है राजस्थान की उत्तर दिशा में पंजाब, पूर्व में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में मध्य प्रदेश, तो दक्षिण पश्चिम दिशा में कौन सा राज्य है? गुजरात। राजस्थान में कुल जिलों की संख्या कितनी है? 41। राजस्थान में कुल जिलों की संख्या कितनी है? राजस्थान में पूर्व के अंतर्गत जिले कितने थे? 33। कहने का है कि जो 41 जिले बोले उससे पहले राजस्थान के अंतर्गत कितने जिले थे? 33, और नए बनने के बाद इनकी कितने हो गए? 41 जिले हो गए। दोस्तों आप कमेंट करेंगे कि राजस्थान में संभाग कितने हैं? राजस्थान में संभाग कितने हैं? 41 तो जिले बने, तो अभी वर्तमान में राजस्थान के संभाग कितने हैं ये कमेंट कर देंगे। राजस्थान के उत्तर में श्री गंगानगर, दक्षिण में बांसवाड़ा, पूर्व में धौलपुर और पश्चिम में जैसलमेर। तो मध्यवर्ती जिला कौन सा हुआ? नागौर। राजस्थान के कौन से 5 जिले पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं? श्री गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर। राजस्थान में पूर्व में पाकिस्तान के साथ जिले कितने थे? 4। पूर्व में कितने थे? 4। तो दोस्तों आप कमेंट कर देंगे कि राजस्थान क्या कौन सा नया जिला पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। पूर्व में 4 जिले थे, वे 4 जिले भी आप कमेंट कर देंगे। तो नए जिला कौन सा है जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है? ये नए जिलों के बनने के बाद नया हुआ है, तो आप कमेंट कर देंगे। दोस्तों पढ़ने के साथ साथ वीडियो के अंतर्गत मैं क्वेश्चन जो पूछ रहा हूं जिससे आपका रिवीजन होगा, तो निवेदन रहेगा कि आप जितना कमेंट करेंगे, क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जब भी आप वीडियो देखें तो आपको स्थायी रूप से एग्जाम में याद होगा। एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते। दोस्तों नेक्स्ट है राजस्थान भारत की किस दिशा में स्थित है? उत्तर पश्चिम दिशा में। राजस्थान का अक्षांश व देशांतर विस्तार कितना है? तो 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश, 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक की कुल दूरी कितनी है? 826। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की कुल दूरी 826। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की कुल दूरी कितनी है? 869। पूर्व से पश्चिम की 869 और उत्तर से दक्षिण की 826। पश्चिमी राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से जिलों की स्थिति कैसी है? तो क्षेत्रफल में बड़े जिले। पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत जो जिले हैं वह क्षेत्रफल की दृष्टि से जिलों की स्थिति कैसी है? तो क्षेत्रफल में वे जिले बड़े हैं। पूर्वी राजस्थान में क्षेत्रफल व जिलों की स्थिति कैसी है? तो क्षेत्रफल में छोटे व जनसंख्या में बड़े। पूर्वी राजस्थान में क्षेत्रफल व जिलों की स्थिति है, क्षेत्रफल में तो छोटे और जनसंख्या में बड़े। यह पूर्वी राजस्थान की स्थिति है। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा जिला जैसलमेर। राजस्थान का पूर्वी जिला कौन सा है? धौलपुर। राजस्थान का पूर्वी जिला कौन सा है? धौलपुर। धौलपुर राजस्थान की पूर्व दिशा में स्थित, इसी कारण धौलपुर में सर्वप्रथम सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। राजस्थान में कुल संभाग कितने हैं? 7 संभाग है। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई, कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है 5,920 किलोमीटर। राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा वाला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश 1600 किलोमीटर। दोस्तों आप कमेंट कर देंगे कि मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान के कौन कौन से जिले लगते हैं, क्योंकि ये सबसे लंबी सीमा बनाने वाला राजस्थान का पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश है। और यह भी कमेंट करेंगे कि मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं और राजस्थान के कौन कौन से जिले मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। कुल जिले कितने हैं वे आप कमेंट कर देंगे। जो सीमा बनाते हैं वह कुल जिले कितने हैं जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं, और मध्य प्रदेश के कौन से जिले हैं जो सीमा बनाते हैं। तो नंबर भी काउंट करके लिखें कौन कौन से जिले हैं और जिलों का नाम भी लिखें। दोस्तों नेक्स्ट है राजस्थान के साथ सबसे कम सीमा वाला राज्य कौन सा है? पंजाब। सीमा है 89 किलोमीटर। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है 1070 किलोमीटर।
राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है 1070 किलोमीटर। राजस्थान व भारत व पाकिस्तान के मध्य सीमा को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा। राजस्थान है जो भारत व पाकिस्तान की जो मध्य की सीमा है उसको कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। भारत और पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब किया गया? 1947 को किया गया। दोस्तों ये रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किसके द्वारा किया गया? आप उसका नाम कमेंट कर देंगे दोस्तों। अध्याय दूसरा, राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के जनपदों का उल्लेख मिलता है महाभारत व संहिता ग्रंथों में। मरु प्रदेश आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र था। मरु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर। जांगल प्रदेश के अंतर्गत आते हैं बीकानेर तथा नागौर, जोधपुर का कुछ भाग। जांगल प्रदेश की राजधानी थी अहिछत्रपुर। अहिछत्रपुर को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? नागौर के मत्स्य जनपद का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। महाभारत में मत्स्य जनपद की राजधानी थी विराटनगर, बेराट। मत्स्य जनपद स्थित था अलवर व जयपुर के मध्य। शूरसेन जनपद के अंतर्गत आते हैं भरतपुर, डीग, धौलपुर, करौली। शूरसेन जनपद की राजधानी थी मथुरा। बयाना प्रशस्ति में किस राजवंश का वर्णन मिलता है? शूरसेन। शिवी जनपद के अंतर्गत आता है शिवी जनपद, उदयपुर का पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी भाग। शिवी जनपद की राजधानी मध्यमिका या मध्यमिका। मध्यमिका का नया नाम नगरी। नगरी वर्तमान में स्थित है चित्तौड़ में। अर्जुनैन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं अलवर, घेरतल, तिजारा। अलवर, खेरतल, तिजारा, भरतपुर के डीग प्रांत, ये अर्जुनैन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अर्जुनैन ने मालवों के साथ मिलकर परास्त किया क्षत्रपों को। मालव क्षेत्र के अंतर्गत आता है प्रतापगढ़, झालावाड़। मालवों की दिग्विजय का युग अभिलेख मिलता है नानसा, भीलवाड़ा में। योध्या क्षेत्र के अंतर्गत आता है राजस्थान का उत्तरी भाग, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। योध्या ने उत्तरी राजस्थान के किस शक्ति को परास्त किया? कुषाण शक्ति को। मेवाड़ प्रदेश के अंतर्गत आते हैं उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, सलोम्बर, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़। मेवाड़ प्रदेश पर 7वीं शताब्दी से आधुनिक राजस्थान के निर्माण तक राज रहा। किसका रहा? तो गुहिल व सिसोदिया वंश का। गुहिल व सिसोदिया वंश की राजधानी नागदा, आहड़, चित्तौड़, कुंभलगढ़, चावंड और उदयपुर। मेवाड़ क्षेत्र की बोली मेवाड़ी बोली कहलाती है। वागड़, वागट क्षेत्र के अंतर्गत आता है डूंगरपुर और बांसवाड़ा। मरु प्रदेश की मारवाड़ कहलाया। मारवाड़ प्रदेश के अंतर्गत आता है जोधपुर। सातवीं सदी में गुर्जर प्रतिहारों ने शासन किया। मंडोर, जोधपुर। हाड़ौती के अंतर्गत आते हैं। हाड़ौती के अंतर्गत है कोटा, बूंदी। वर्तमान में कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ आते हैं। पूर्व में थे कोटा और बूंदी, पर वर्तमान में है कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। मीणा वंश के बूंदा के नामकरण किसका हुआ? बूंदी जिले का। चौहान वंश की हाड़ा शाखा के कोटा व बूंदी पर अधिकार के पश्चात यह क्षेत्र कहलाया हाड़ौती। ढूंढाड़ प्रदेश के अंतर्गत आता है। ढूंढाड़ प्रदेश के अंतर्गत आता है जयपुर के आसपास का क्षेत्र। 12वीं सदी के कछवा राजपूतों ने मीणों व बड़गुजरों को परास्त करके नींव डाली थी कछवा राजवंश की। ढूंढाड़ प्रदेश की भाषा कहलाती है ढूंढाड़ी। मेवात क्षेत्र के अंतर्गत आता है अलवर और भरतपुर। दोस्तों कमेंट करेंगे कि माही नदी किस जिले से बहती है और यह कहां से उस जिले के अंतर्गत प्रवेश करती है? कमेंट कर देंगे। अलवर, खेरतल, तिजारा, डीग व भरतपुर में मेव जाति की अधिकता के कारण यह क्षेत्र कहलाया मेवात। मेवातियों का प्रसिद्ध नायक कौन सा था जो खानवा युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया? हसन का मेवाती अफगान। नोट, खानवा युद्ध में एकमात्र मुस्लिम सेनापति हसन का मेवाती। हल्दी घाटी युद्ध में एकमात्र मुस्लिम सेनापति हाकिम का सूरी। हल्दी घाटी युद्ध में एकमात्र मुस्लिम इतिहासकार बदायूनी। राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक रियासत। जैसलमेर को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? मांड या वल्ल। जोधपुर का दक्षिण भाग क्या कहलाता है? गुर्जरात्रा।
प्रतापगढ़ को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता है? कंठल। झालावाड़ क्षेत्र का संबंध है मालवा से। चूरू, झुंझुनू, सीकर के क्षेत्र कहलाता है शेखावटी। ब्यावर अजमेर के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? मेरवाड़ा। प्रांत का मुखिया राज्यपाल क्या कहलाता है? क्षत्रप। अध्याय तीसरा, इतिहास को जानने के स्रोत। अध्याय तीसरा, इतिहास को जानने के स्रोत। इतिहास जानने के स्रोतों को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया गया, पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत। किसी की प्रशंसा के लिए लिखे गए अभिलेख कहलाते हैं प्रशस्ति। चौहानों का इतिहास जानने के मुख्य स्रोत हैं बिजोलिया, घटियाला, प्रतिहार लेख। रावल समर सिंह के युग की जानकारी देने वाला शिलालेख है चिरवा का शिलालेख। सिक्कों से राज्य व शासक की कौन सी जानकारी प्राप्त होती है? शक्ति के सूचक की। गणेश्वर सीकर में कौन सी संस्कृति के साक्ष्य मिले? ताम्र संस्कृति के अवशेष। जोधपुर, कोटपुतली, बहरोड़ व नौ भरतपुर से किस रंग में मृदभांड प्राप्त हुए? काले व लाल मृदभांड प्राप्त हुए। तांबे के छोटे और बड़े पत्थरों पे खोदे गए लेखों को क्या कहा जाता था? ताम्रपत्र कहा जाता था। जैनाकृत पृथ्वीराज विजय की से किस वंश की जानकारी उपलब्ध होती है? तो चौहानों की उपलब्धि का वर्णन नयनचंद्र सूरी कृत हमीर महाकाव्य से चौहानों के इतिहास के साथ साथ किस आक्रमण की भी जानकारी मिलती है? अलाउद्दीन खिलजी की रणथंभौर विजय की जानकारी मिलती है। दोस्तों कमेंट कर देंगे त्रिपुरा सुंदरी मंदिर राजस्थान के किस जिले के अंतर्गत आता है? दोस्तों ये जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं ये एग्जामों में आ चुके हैं। जितना कमेंट करेंगे इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पुनः रिपीट होते हैं, तो कमेंट के माध्यम से आपको याद रहेगा। तो वीडियो देखते हुए कमेंट करें दोस्तों। पद्मनाभ ने कौन से ग्रंथ की रचना की? कानड़देव प्रबंध। दलपत विलास की रचना किसने की? दलपत सिंह ने। मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास समझने में मदद मिलती है फारसी, उर्दू तवारीखों से। द एनाल्स एंड एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान की रचना किसने की? कर्नल जेम्स टोड ने। पश्चिमी भारत की यात्रा ट्रेवल्स इन वेस्टर्न की रचना किसने की? कर्नल जेम्स टोड ने। वंश भास्कर की रचना किसने की? सूर्य मिश्रण की। वीर विनोद की रचना किसने की? श्यामल दास ने। मारवाड़ राज्य का इतिहास ग्रंथ का संबंध है विश्वेश्वरनाथ रेऊ से। दोस्तों कर्नल जेम्स टोड को और किस नाम से जाना जाता था? यह भी आप कमेंट करें। राजस्थान को पूर्व में राजस्थान नाम किसने दिया? कमेंट कर देंगे। अध्याय चौथा, राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तांबा। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तांबा। राजस्थान में ताम्र सभ्यता के अवशेष कहां से प्राप्त हुए? कालीबंगा, गणेश्वर, आहड़। कालीबंगा सभ्यता स्थित है हनुमानगढ़ में। कालीबंगा सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ? घग्गर नदी। कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? डॉक्टर बीबीलाल व बीके थापर। कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त अवशेष। कालीबंगा सभ्यता के मकानों में ईंटों का प्रयोग किया गया। इस सभ्यता के मकानों में 4-5 बड़े व कुछ छोटे कमरे होते थे। बस्ती के गंदे पानी के निकास के लिए यहाँ पे लकड़ी और ईंटों की नालियां बनी हुई थी। इस सभ्यता में चबूतरे भी मिले जिन पे अग्निकुंड वेदिका बने हुए हैं। अग्निवेदिका मुख्यतः धार्मिक कार्यों के लिए प्रयुक्त होती थी। कालीबंगा की नगर योजना सिंधु सरस्वती सभ्यता की नगर योजना के समान दिखाई देती है। इस सभ्यता में नगर की प्राचीर के बाहर जोती हुई कृषि भूमि के साक्ष्य भी प्राप्त हुए। खुदाई में गाय के मुख वाले प्याले, तांबे के बैल, कांसे के दर्पण, हाथी दांत का कंगा, मिट्टी के बर्तन, कांच की मणियां, खिलौने आदि प्राप्त हुए। कालीबंगा सभ्यता के पतन का मुख्य कारण माना जाता है नदियों का पानी सूखने एवं मरुस्थल के बढ़ने से। अघाटपुर आहड़ सभ्यता स्थित है उदयपुर में। आहड़ सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ? आयड़ व बेड़स नदी के किनारे।
आहड़ सभ्यता को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? धुलकोट। ताम्रवती तांबावती सभ्यता किसे कहा जाता है? आहड़ सभ्यता को। 10वीं या 11वीं शताब्दी में किस सभ्यता को अगाड़पुर के नाम से जाना जाता है? आहड़ सभ्यता को। आहड़ सभ्यता से प्राप्त अवशेष, आहड़ सभ्यता से प्राप्त मकानों की दीवारों पत्थरों मिट्टी से बनी हुई थी, जिनकी छत बांस और केलू से बनी होती थी। बड़े मकानों के बीच में बांस की पर्दी पर मिट्टी चढ़ा के छोटे छोटे कमरों में विभाजित किया जाता था। इस सभ्यता के मकानों में 4 से 6 चूल्हे मिले, जो संयुक्त परिवार या सामूहिक भोजन विधि के साक्ष्य हैं। आहड़ सभ्यता में उच्च कोटि के चावल उत्पादित होते थे। आहड़ सभ्यता में भट्टीनुमा चूल्हा, इसे यह माना जाता है कि यहाँ पर तांबा पिघलाया जाता था। आहड़वासी बर्तन बनाने की जो कला थी उसमें दक्ष थे। यहाँ पे मिले जो लाल व भूरे मृदभांड हाथ की सफाई अलंकरण की दृष्टि से उत्कृष्ट थे। इस सभ्यता में तस्तरियां, दीपक की धूपदानियां, कटोरियां, मटके, कलश, चूड़ियां, खिलौने, 26 किस्म के मणिये व 6 तांबे की मुद्राएं व 3 मोहरे प्राप्त हुई। आहड़ सभ्यता का पतन माना जाता है प्राकृतिक प्रकोप। आहड़ सभ्यता के पतन के बाद आहड़ वासियों ने अपना ठिकाना किसे बनाया? गिलिंड व भगवानपुरा। बालातल सभ्यता स्थित है वल्लभनगर तहसील उदयपुर। वल्लभनगर तहसील के अंदर उदयपुर के अंतर्गत बालातल सभ्यता। बालातल सभ्यता संबंधित है ताम्र पाषाणकालीन आहड़ संस्कृति थे। बालाथल सभ्यता से प्राप्त अवशेष, यहाँ 11 कमरों के एक बड़े भवन दुर्ग जैसे चिन्ह प्राप्त हुए। इस सभ्यता में तांबे के चाकू, कुल्हाड़ी, छेनी, बाण जैसे उपकरण तथा कर्णफूल, गले के हार की लटकन के मिले आभूषण मिले। इस सभ्यता के निवासियों में मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रचलित थी। बालाथल सभ्यता में कृषि, पशुपालन, शिकार तीनों जीविका के साधन थे। बालाथल में लोहकाल के अवशेष भी प्राप्त हुए। यहाँ लोहा गलाने की भट्टिया के चिन्ह मिले। बालातल सभ्यता के अतिरिक्त ऐसा कौन सा स्थान जहां बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ? तो बेराट गणेश्वर सभ्यता स्थित है निमका थाना सीकर। दोस्तों ये बेराट है, यह किस स्थान किस जिले से संबंध रखता है और यहां किस काल के अवशेष मिले? कमेंट करें। ताम्र संचयी संस्कृति कहा जाता है गणेश्वर सभ्यता को। कौन सी संस्कृति पूर्वी राजस्थान एवं गंगा घाटी के क्षेत्र में पल्लवित हुई? तो गणेश्वर संस्कृति। गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त अवशेष ताम्र उपकरणों में बाण, छेनियां, मछली पकड़ने के कांटे, उस्त्रे, फलक, अंगूठियां आदि प्रमुख हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यहां से दोहरी पेचदार शिरावली ताम्र पिनों को पश्चिमी और मध्य एशिया में नीति द्वारा किया जाता था। गणेश्वर में मिट्टी के 2 प्रकार के बर्तन मिले। गणेश्वर में मिट्टी के 2 प्रकार के बर्तन मिले। हड़प्पा पूर्व संस्कृति के हल्के व लाल रंग के बर्तन मिले। लाल व चिकनी मिट्टी के विशिष्ट चित्रकारी के वाले मजबूत बर्तन मिले। आहड़ व गणेश्वर सभ्यता ताम्रकालीन थी, किंतु इनके ऊपरी स्तर पर अन्य किस युगीन सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त हुए थे? लौह युगीन सभ्यता के। बेराट सभ्यता स्थित है कोटपुतली बहरोड़ में। बेराट सभ्यता है कोटपुतली बहरोड़ में। बेराट सभ्यता का विकास हुआ बीजक की पहाड़ी व भीम की डूंगरी की पहाड़ी पर। महाभारत काल में बेराट विराटनगर किस महाजनपद की राजधानी थी? मत्स्य जनपद की। महाभारत काल में पांडवों ने अज्ञातवास के अंतिम दिन कहाँ व्यतीत किए? विराटनगर में। सम्राट अशोक के काल का भाबरू या बेराट शिलालेख बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए बेराट सभ्यता में। बेराट सभ्यता के प्राप्त अवशेष, तो यहां एक कमरे में 36 चांदी की मुद्राएं मिली, 8 पंचमार्क एवं 28 भारतीय यूनानी शासकों की मिले। खुदाई में स्वस्तिक, त्रिरत्न चक्र चिन्ह युक्त अलंकृत घड़े, दीपक, नास्तव, पक्षी, पत्थर की संदूकें, लोहे की किले, हाथ से बुना हुआ वस्त्र मिला। प्राचीन सभ्यता बागोर स्थान भिलवाड़ा, ओजियाना, बदनौर, ब्यावर, सांभर, जयपुर, जोधपुरा, कोटपुतली बहरोड़, नगर, टोंक, रेड टोंक, नगरी, चित्तौड़गढ़। दोस्तों नगरी को और किस नाम से जाना जाता है? कमेंट कर देंगे।
नौ सभ्यता भरतपुर, भिनमाल, भिनमाल जालोर, पचमाता, राजसमंद, पचमाता, राजसमंद, गिलुंड, राजसमंद, सौंथी, बीकानेर, पिलीबंगा, हनुमानगढ़, रंगमहल, हनुमानगढ़, बड़ापोल, हनुमानगढ़। दोस्तों इन सभ्यता को आप नोट कर लें जो आपको याद नहीं हो रहा है। इसी तरह से बार बार एग्जाम में आपके पूछा जाता है कि गिलुंड सभ्यता किस जिले के अंतर्गत आती है, कालीबंगा किस जिले के अंतर्गत आती है, किस नदी के किनारे आती है, वह कहां से संबंध रखती है, ये नोट कर ले दोस्तों। अध्याय 5वां, आजादी से पूर्व सरकार का स्वरूप। राज्य की संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च केंद्र होता है राजा। राजा अपने राज्य का संचालन किसकी सहायता से करता है? मंत्रिपरिषद। रियासती काल में प्रमुख मंत्री कहलाता था। दीवान सेना के वेतन देने तथा सेना संबंधी अन्य कार्यों की जिम्मेदारी कौन निभाता है? बख्शी। आमदनी और खर्च के हिसाब को संतुलित रखना, बचत को सुरक्षित कर राजकोष में वृद्धि करना, यह कार्य कौन संभालता था? खंचानजी। परगनों में शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी कौन निभाता था? परगनाधिकारी। राज्य की सबसे छोटी इकाई थी ग्राम। ग्राम का प्रशासन कौन संचालित करती थी? ग्राम पंचायतें। राजा अपने भाई बंधु को दी जाने वाली भूमि का स्वामी क्या कहलाता था? जागीरदार। राजा राज्य के महत्वपूर्ण पदों पे किसे नियुक्त करता था? जागीरदारों को। राजा और जागीरदारों के मध्य कौन सा संबंध माना जाता है? भाईचारे व सौहार्द का। प्रारंभ में जागीरदार राजा को अपनी सेवा कब देता था? युद्ध व शांति के समय। अंग्रेजी राज्य के समय भारत प्रशासनिक दृष्टि से कितने भागों में विभाजित किया गया? 2 भागों में। ब्रिटिश कालीन भारत में कुल प्रांत कितने थे? 11 प्रांत। भारत में अंतिम गवर्नर जनरल व प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। भारत सरकार अधिनियम 1935 कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 1937 को। राजस्थान के प्रथम विधानसभा के चुनाव कब हुए? राजस्थान में जो प्रथम विधानसभा के चुनाव हुए 1952। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टिक्काराम पालीवाल। अध्याय 6, राजस्थान का भौतिक स्वरूप। राज्य के मध्य भाग में स्थित वह पर्वतमाला जो विश्व की प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक है, अरावली पर्वतमाला। राज्य के पश्चिम भाग की स्थिति मरुस्थलीय प्रदेश। राज्य का दक्षिण पूर्वी भाग पठारी। भू संरचना के आधार पर राजस्थान को कितने भौतिक भागों में विभाजित किया गया? 4 भागों में। राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश कौन से? तो पहला थार का मरुस्थल, दूसरा अरावली पर्वत, तीसरा पूर्वी मैदान, चौथा दक्षिणी पूर्वी पठार। राजस्थान में पश्चिम भाग में फैले विशाल मरुस्थल को क्या कहलाता है? थार का मरुस्थल। विशाल थार का मरुस्थल राजस्थान के कितने जिलों में है? 12 जिलों में। राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग पे थार का मरुस्थल फैला है? 61.11%। राजस्थान के मरुस्थल में राजस्थान की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 40%। सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल थार का मरुस्थल। विश्व का सर्वाधिक घनत्व वाला मरुस्थल थार का मरुस्थल। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर में स्थित रेतीले मरुस्थलीय भाग को कहते हैं भारतीय महामरुस्थल। बालू का स्तूप को स्थानीय भाषा में कहते हैं दोहरे। अरावली पर्वतमाला का राजस्थान में विस्तार कितने प्रतिशत भाग पे है? 9% भाग पर। अरावली पर्वतमाला का दक्षिण में विस्तार कहां से माना जाता है? गुजरात के खेड़ब्रह्मा से। अरावली पर्वतमाला उत्तर में विस्तार कहां तक माना जाता है? दिल्ली के रायसीना तक। दक्षिण का जो विस्तार है गुजरात के खेड़ब्रह्मा से। और अरावली पर्वतमाला का जो उत्तर में विस्तार कहां से कहां तक है? तो दिल्ली के रायसीना तक है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को कितने भागों में विभाजित करती है? 2 भागों में। राजस्थान का सबसे उच्च भूभाग माना जाता है अरावली पर्वतमाला। राजस्थान में अधिकांश नदियों का उद्गम स्थल अरावली पर्वतमाला। मानसून के रोक के वर्षा कराने की दृष्टि से राजस्थान की जीवन रेखा अरावली पर्वतमाला। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। दोस्तों गुरु शिखर के बारे में यह किस जिले के अंतर्गत आता है और इसकी ऊंचाई कितनी है? कमेंट कर देंगे आप।
गुरु शिखर की चोटी स्थित है सिरोही जिले के माउंट आबू में। गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई 1722 मीटर, 1722 मीटर। अभी दोस्तों पूछने से पहले मैंने पूछा थी, मैं कहना चाह रहा हूं कि आपके ऐसे ही क्वेश्चन वन लाइनर के अंतर्गत घुमा के आपसे आ सकते हैं। आपसे निवेदन है, जो कमेंट के माध्यम से क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपको याद हो, आप जरूर कमेंट करें और रजिस्टर के अंतर्गत नोट भी कर लें। जो आपको वीडियो को पॉज करते हुए देखते हुए रजिस्टर लेके बैठे। नेक्स्ट है, राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग निम्न में से कौन सी नदियों से निर्मित है? चंबल, बनास, बाणगंगा उनकी सहायक नदियों के द्वारा। राजस्थान राज्य में पूर्वी मैदानी भाग कितने प्रतिशत हिस्से में स्थित है? 23%। चंबल नदी के प्रवाह क्षेत्र का वह भाग जो उबड़ खाबड़ कहलाता है बीहड़, डांग, उत्खात भूमि। राजस्थान का सबसे उपजाऊ सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भौतिक प्रदेश पूर्वी मैदानी भाग। राजस्थान की कितने प्रतिशत जनसंख्या पूर्वी मैदानी भाग में निवास करती है? 40%। सही आंकड़ा है 39%। 56 गांवों के समूह एवं 56 नदी नालों से निर्मित मैदान क्या कहलाता है? 56 का मैदान। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग को कहा जाता है हाड़ौती का पठार। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग को हाड़ौती का पठार। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग में स्थित है? 7%, 6.89। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की मुख्यतः मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी। राजस्थान में उड़िया का आबू का पठार स्थित है सिरोही। जो उड़िया का जो पठार है, यह आबू का पठार, यह कहां पे है, किस जिले के अंतर्गत है? सिरोही। भोराट का पठार, भोराट का पठार स्थित है गोगुंदा, उदयपुर व एवं कुंभलगढ़ राजसमंद के मध्य। मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत। ऊपरमाल का पठार चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा के अंतर्गत। लसाड़िया का पठार सलूम्बर व जयपुर जयसमंद झील के पूर्व में। लसाड़िया का पठार सलूम्बर में जयसमंद झील के पूर्व में। दोस्तों ये लसाड़िया का पठार पूर्व में किस जिले के अंतर्गत आता था? कमेंट कर देंगे। पूर्व में लसाड़िया का पठार था उदयपुर में। राजस्थान का वार्षिक वर्षा का औसत कितना है? 57.5%। राजस्थान में मुख्यतः कितनी ऋतुएं पाई जाती हैं? 3। ग्रीष्म ऋतु सामान्य औसत तापमान है 37 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत गर्म धूलभरी हवाओं को क्या कहते हैं? लू। पश्चिमी राजस्थान की धूलभरी आंधियों की अधिकतम गति कितनी है? 140 किलोमीटर घंटा। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा और मानसून होती है बंगाल की खाड़ी से। बंगाल की खाड़ी का मानसून राजस्थान के कौन से हिस्से में सर्वाधिक वर्षा करता है? पूर्वी, दक्षिण पूर्वी हिस्से में। अरब सागर के मानसून से अधिकांश वर्षा कहां होती है? दक्षिणी राजस्थान में। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़। राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला झालावाड़। राजस्थान का सबसे कम वर्षा वाला जिला जैसलमेर, लगभग 10 सेंटीमीटर। सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान माउंट आबू, 150 सेंटीमीटर वर्षा। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को कितने सेंटीमीटर वर्षा रेखा के रूप में 2 भागों में विभाजित करती है? 50 सेंटीमीटर वर्षा। राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान माउंट आबू। शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को कहते हैं मावठ। पश्चिमी विक्षोभ से, पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा सर्वाधिक लाभकारी किस फसल के लिए होती है? गेहूं के लिए। अध्याय 7वां, जल संसाधन एवं संरक्षण। राजस्थान की जल विभाजक रेखा, राजस्थान की जल विभाजक रेखा अरावली पर्वतमाला। राजस्थान के अफवाह तंत्र को कितने भागों में विभाजित किया गया? अफवाह तंत्र को विभाजित किया गया कितने भागों में? तो 3 भागों में, जिसमें आंतरिक प्रवाह, अरब सागर व बंगाल की खाड़ी। आंतरिक प्रवाह, अरब सागर व बंगाल की खाड़ी, 3 भागों में अफवाह तंत्र को विभाजित किया गया। बनास, काली सिंध, पार्वती, चंबल नदियों का संबंध किस अफवाह तंत्र से है? बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र से। बनास, काली सिंध और पार्वती और चंबल, इनका अफवाह तंत्र किससे संबंधित है? तो बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र से। माही, लूनी, साबरमती, माही, लूनी, साबरमती, पश्चिमी बनास का संबंध अरब सागर के अफवाह तंत्र से। घग्गर, कांतली, साबी, रूपारेल, मेथा नदियों का संबंध है आंतरिक अफवाह तंत्र से। किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से होता है? चंबल नदी। राजस्थान की सबसे लंबी एकमात्र वर्ष भर बहने वाली नदी
चंबल नदी। दोस्तों चंबल नदी के उपनाम कौन कौन से हैं कमेंट कर देंगे। राजस्थान के किस जिले के अंतर्गत आती है कमेंट कर देंगे। चंबल नदी राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है? चित्तौड़गढ़ जिले के भैंसरोडगढ़ से। चंबल नदी का राजस्थान में प्रवाह है चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, बनास, बेड़ज, कोठारी, कालीसिंध, पार्वती किस नदी की सहायक नदी है? चंबल नदी की। राजस्थान का औद्योगिक नगर कोटा कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ? चंबल नदी के किनारे। बनास नदी का उद्गम खमनोर की पहाड़ी, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक, सवाई माधोपुर में होते हुए चंबल में मिलने वाली कौन सी नदी है? बनास नदी। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? बनास नदी। बनास नदी की कुल लंबाई 480 किलोमीटर। टोंक और सवाई माधोपुर शहर किस नदी के किनारे बसे हुए हैं? बनास नदी। बनास की मुख्य सहायक नदियां मेनाल, कोठारी, बेड़च, खारी। लूनी नदी का उद्गम अजमेर के गोविंदगढ़ के किन दो धाराओं से होता है? सरस्वती और सागरमती। लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र अजमेर, नागौर, ब्यावर, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर, जालोर के अंतर्गत। लूली नदी किस स्थान से खारी होना प्रारंभ हो जाती है? तो बालोतरा से। जोजड़ी, बांडी, जवाई, मिटड़ी, खारी, सुकड़ी, सांगी व गुहिया आदि नदियां किस नदी की सहायक है? तो लूनी नदी की। माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के किस पर्वत से होता है? विंध्याचल पर्वत, अमरोरू की पहाड़ी से माही नदी का उद्गम। माही नदी यह किस जिले के अंतर्गत बहती है? कमेंट करें। माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत, अमरोरू की पहाड़ी से होता है। यह दो जिलों में बहती है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। माही की सहायक नदियां सोम एवं जाखम। बैराट की पहाड़ी से कौन सी नदी का उद्गम होता है? बाणगंगा। बैराट की पहाड़ी से कौन सी नदी का उद्गम होता है? बाणगंगा। दोस्तों राजस्थान के जो दक्षिण के जो जिले हैं कमेंट करेंगे वे कौन से हैं और वह त्रिवेणी संगम किस जिले के अंतर्गत किन नदियों का होता है और वहाँ पे जो मेला लगता है जो कुंभ के नाम से कहलाता है वो किस जनजाति के अंतर्गत आता है ये भी कमेंट कर देंगे। वह कब लगता है, किस माह में लगता है वह भी आप कमेंट कर देंगे। बैराट की पहाड़ी से कौन सी नदी का उद्गम होता है? बाणगंगा। कौन सी नदी का पानी भरतपुर में गना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में नम भूमि का निर्माण करता है? बाणगंगा। अर्जुन की गंगा के नाम से जाना जाता है बाणगंगा नदी। शिवालिक श्रेणी हिमाचल प्रदेश से किस नदी का उद्गम होता है? घग्गर नदी। घग्गर नदी राजस्थान में बहती है हनुमानगढ़ श्री गंगानगर में। किस नदी को प्राचीन सरस्वती नदी का अवशेष माना जाता है? घग्गर नदी। नदी घाटी परियोजना को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा? आधुनिक भारत के मंदिर। चंबल नदी घाटी परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? राजस्थान और मध्य प्रदेश। चंबल परियोजना पे कितने बांध हैं? 4 बांध। क्रम संख्या 1 गांधी सागर बांध मंदसौर के अंदर जो मध्य प्रदेश राज्य में, राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में, जवाहर सागर बांध कोटा में, कोटा बैराज बांध कोटा में। दोस्तों आप कमेंट कर देंगे ये कि गांधी सागर बांध किस जिले के अंतर्गत आता है, किस राज्य के अंतर्गत आता है। आप देखकर भी कमेंट कर सकते हैं। जितना आप कमेंट करेंगे उतना आपको एग्जाम में याद रहेगा स्थायी तौर पे। माही बजाज सागर बांध किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? राजस्थान और गुजरात की। बिसलपुर परियोजना का निर्माण कौन सी नदी पे किया गया? बनास नदी पे। टोंक जिले के बिसलपुर गांव में कौन सी परियोजना निकाली गई? बिसलपुर परियोजना। बिसलपुर परियोजना से कौन से जिलों के लिए पेयजल की आपूर्ति की गई? जयपुर, अजमेर, टोंक। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान राज्यों की संयुक्त परियोजना कौन सी है? सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण
नर्मदा नदी पे किया गया। सरदार सरोवर परियोजना से राजस्थान के कौन से जिलों की सिंचाई तो पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवाई। बाड़मेर और जालोर। जवाई परियोजना किस नदी पे स्थित है? जवाई नदी। जवाई परियोजना किस जिले में स्थित है? पाली। सोम कमला अंबा परियोजना किस जिले में है? डूंगरपुर में। सोम कमला अंबा परियोजना किस नदी पे स्थित है? सोम नदी पे। मानसीवाकल परियोजना स्थित है उदयपुर में। जाखम परियोजना है प्रतापगढ़ में। जाखम परियोजना किस नदी पे है? तो जाखम नदी पे। झीलों की नगरी कहते हैं उदयपुर को। जयसमंद झील का निर्माण करवाया था महाराणा जयसिंह ने। जयसमंद झील का निर्माण कब हुआ? 1687 से 1691 के मध्य में। जयसमंद झील का निर्माण किस नदी पे करवाया गया? गोमती नदी पे। विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है जयसमंद झील। सलूम्बर के अंतर्गत आती है। जयसमंद झील पहले किस जिले के अंतर्गत आती थी? कमेंट करेंगे। पुष्कर झील स्थित है अजमेर। आनासागर झील स्थित है अजमेर। राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील कौन सी है? नक्की झील। नक्की झील स्थित है माउंट आबू सिरोही में। राजसमंद झील स्थित है राजसमंद में। राजसमंद झील के उत्तरी भाग को कहते हैं नौचौकी की पाल। बालसमंद झील जोधपुर। कायलानाथ झील जोधपुर। उमेद सागर झील जोधपुर। गढ़सीसर झील जैसलमेर। गैपसागर झील डूंगरपुर। कोलायत झील बीकानेर। सिलीसेट झील अलवर। खारे पानी की सांबर की झील कहाँ स्थित है? जयपुर, अजमेर, डिडवाना और कुंचा मन। पंचपदरा झील बालोतरा। डिडवाना झील डिडवाना कुंचामन। लूणकरसर झील बीकानेर। पोखरण झील जैसलमेर। फलोदी झील फलोदी। घरों की छत पे गिरे वर्षा के जल को घर के नीचे बने कुएं में एकत्र किस विधि से किया जाता है? रूफटॉप जल संचयन विधि के द्वारा। पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण हेतु घर में बनाई गई कुएनुमा संरचना कहलाती टांका। पश्चिमी राजस्थान में कृषि के लिए जल संरक्षण हेतु बनाई गई संरचना खड़ीन। वर्षा जल रोक के भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने हेतु बनाई गई संरचना है जोहड़ कहलाती है। अध्याय 8वां आजीविका के प्रमुख क्षेत्र। राजस्थान की कृषि को क्या कहा जाता है? मानसून का जुआ। देश में सर्वाधिक बाजरा, सरसों व ग्वार का उत्पादन राज्य है राजस्थान। उत्पादन की दृष्टि से जौ एवं चना का भारत में राजस्थान में स्थान कौन सा है? दूसरा। दक्षिणी राजस्थान में खाद्यान्न फसलों में मुख्य खेती की जाती है मक्का। राज्य में गेहूं उत्पादन की दृष्टि से प्रथम है श्री गंगानगर। पश्चिमी राजस्थान में सिंचाई हेतु मुख्य साधन इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना से पश्चिमी राजस्थान में कितने क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा का विकास हुआ? 17.5 लाख हेक्टर। कुल सिंचित क्षेत्र के कितने प्रतिशत क्षेत्र में सिंचाई व कुएं ट्यूबवेल से होती है? तो 66%। कुल सिंचित क्षेत्र के कितने प्रतिशत क्षेत्र में सिंचाई नहरों से होती है? 33%। पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है? दूसरा। राजस्थान में भारत का कितने प्रतिशत पशुधन पाया जाता है? 11.27%। खनिजों का अजायब घर कहा जाता है राजस्थान को। राजस्थान में कितने खनिजों का खनन होता है? 67 प्रकार का। भारत में सर्वाधिक रॉक फास्फेट किस राज्य में प्राप्त होता है? राजस्थान। सीसा, जस्ता, जिप्सम, चांदी, संगमरमर के उत्पाद में एकाधिकार किस राज्य का है? राजस्थान का। अध्याय 9वां राजस्थान में आधारभूत सेवाएं। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का साक्षरता प्रतिशत 66.11%। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की पुरुष साक्षरता है 79.19 79.19%। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की महिला साक्षरता 52.12%। राजस्थान सरकार द्वारा जनता के स्वास्थ्य कल्याण के लिए 1000 की आबादी पे कौन से उपकेंद्र खोले जाएंगे? स्वास्थ्य उपकेंद्र। राजस्थान सरकार द्वारा जनता के स्वास्थ्य कल्याण के लिए 30,000 की आबादी पे कौन से उपकेंद्र खोले जाएंगे? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। 30,000 की जनसंख्या, 1000 पे स्वास्थ्य उपकेंद्र,
30,000 पे प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र और 1 लाख की आबादी पर कौन से उपकेंद्र खेले जाएंगे? तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। ये स्वास्थ्य कल्याण राजस्थान सरकार के द्वारा। बेटी की पढ़ाई व शादी के लिए डाक विभाग के पास उपलब्ध योजना सुकन्या समृद्धि योजना। राजस्थान राज्य में कितने बंदरगाह स्थित है? कोई नहीं। राजस्थान के परिवहन को कितने प्रकारों में बांटा गया? 3 प्रकार। राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना 1 अक्टूबर 1964 में। राजस्थान में सर्वाधिक सड़कों की लंबाई वाला जिला बाड़मेर और जोधपुर। राजस्थान में न्यूनतम सड़कों की लंबाई वाला जिला धौलपुर। राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH12 और NH52। राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH71B। राजस्थान में रेलवे में कितने जोन हैं? 1। राजस्थान में रेलवे का संचालन 2 रेलवे जोन में होता है, उत्तर पश्चिम और पश्चिमी मध्य रेलवे। राजस्थान में रेलवे के कितने मंडल हैं? तो 5। जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर और कोटा, ये 5 रेलवे मंडल। भारत का सबसे बड़ा रेलवे मंडल कक्ष पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र उदयपुर। राज्य का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सांगानेर हवाई अड्डा। सांगानेर हवाई अड्डा कहाँ है? जयपुर में। राजस्थान की प्रथम रेलगाड़ी कौन सी रियासत द्वारा चलाई गई? जयपुर रियासत के द्वारा। राज्य की प्रथम रेलगाड़ी कहां तक चलाएगी? आगरा फोर्ट से बांदीकुई। आगरा फोर्ट से बांदीकुई रेलगाड़ी कब प्रारंभ की गई? 18 अप्रैल 1874 को। अध्याय 10वां लोक संस्कृति एवं कला। राजस्थान की मातृभाषा राजस्थानी। राजस्थानी भाषा के मुख्यतः कितने रूप है? 2। पूर्वी राजस्थानी भाषा, पश्चिमी राजस्थानी भाषा। ढूंढाड़ी, जयपुर, हाड़ौती, मेवाती व हिरवाटी का भाषा का संबंध है पूर्वी राजस्थान में। मारवाड़ी, मेवाड़ी, वागड़ी, शेखावटी आदि भाषा का संबंध पश्चिमी राजस्थान में। गणगौर का त्योहार मनाया जाता है चैत्र शुक्ल तृतीया को। गणगौर शब्द सूचक है गण और गौर, जो शिव व पार्वती का। गण मतलब शिव, गौर मतलब पार्वती। शिव के साथ जो गण होते हैं वह गण के अंतर्गत आते हैं। पार्वती अर्थात पार्वती के साथ गौर, तो गण और गौर शब्द दोनों मिलकर गणगौर बनाए, जो शिव व पार्वती के सूचक हैं। गणगौर का त्योहार कब मनाया जाता है? कमेंट कर देंगे। राजस्थान के प्रसिद्ध गणगौर कहाँ की मनाई जाती है? कमेंट कर देंगे। छोटी तीज का त्योहार मनाया जाता है श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया को। कजली तीज, सातुड़ी तीज का त्योहार मनाया जाता है भाद्र कृष्ण पक्ष की तृतीया को। शीतलाष्टमी का त्योहार कब मनाया जाता है? चैत्र मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को। शीतला माता का भोग किससे लगाया जाता है? बांसेड़ा, बाछीड़ा। शीतला माता का मुख्य मंदिर शील की डूंगरी, चाकसू, जयपुर। अक्षय तृतीया को आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है। पुष्कर मेले का आयोजन अजमेर। पुष्कर में भव्य मेले का आयोजन कब किया गया जाता है? कार्तिक पूर्णिमा को। राजस्थान का प्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर अजमेर के अंतर्गत। केला देवी का मंदिर करौली के अंतर्गत, जबकि पुस्तक में सवाई माधोपुर दिया गया है। केला देवी का जो मंदिर है दोस्तों करौली में है, पुस्तक में है सवाई माधोपुर। केला देवी का मेला कब लगता है? चैत्र शुक्ल अष्टमी को। लक्खी मेला किस देवी के मेले को कहा जाता है? केला देवी। महावीर जी का मेला कहाँ आयोजित होता है? करौली। महावीर जी के मंदिर में विशाल मेले का आयोजन होता है चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से वैशाख कृष्ण द्वितीया। महावीर जी के मंदिर में की जैन तीर्थंकर की मूर्ति स्थित है। महावीर स्वामी की, महावीर जी के मंदिर में महावीर स्वामी की कौन से रंग की भव्य प्रतिमा है? तो लाल। राजस्थान में प्रसिद्ध दशहरा का मेला, प्रसिद्ध जो दशहरा का मेला कहाँ लगता है? तो ये कोटा, कोटा के अंतर्गत लगता है प्रसिद्ध दशहरे का मेला। कोटा में
दशहरा मेला किस शासक के शासनकाल में प्रारंभ हुआ? तो दुर्जन शाह सिंह के शासनकाल में कोटा का दशहरा मेला प्रारंभ हुआ और 1729 और 1756 का जो समय है उस समय यह प्रारंभ हुआ। कोटा का दशहरा मेला किस शासक के समय सर्वाधिक आकर्षक बना? तो महाराव उमेश सिंह द्वितीय के समय। दो क्वेश्चन है कि कोटा का दशहरा मेला कब प्रारंभ हुआ, किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ, और कोटा का दशहरा मेला किस शासक के समय सर्वाधिक आकर्षक बना? तो महाराव उमेश सिंह। शासनकाल है उनका 1889 से 1940 ईस्वी। माही, सोम व जाखम नदियों के संगम तट पर किस जिले का आयोजन होता है? बेणेश्वर मेले का आयोजन। करणी माता का मंदिर, करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर। बीकानेर शासकों की अधिष्ठात्री देवी करणी माता। किस देवी के मंदिर में काले व सफेद चूहे पाए जाते हैं? करणी माता। खाटू श्याम जी का मंदिर सिक्कर में। खाटू श्याम जी के मेले का आयोजन फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की दशमी से द्वादशी तक। रामदेव जी का मेला रुणेचा जैसलमेर। बाबा रामदेव के मेले का आयोजन भाद्र माह में शुक्ल पक्ष की द्वितीय से एकादशी तक। गलियाकोट का उर्स आयोजित होता है गलियाकोट के अंतर्गत और है ये सागवाड़ा डूंगरपुर में। फखरुद्दीन मोला की मजार गलियाकोट डूंगरपुर में। मजार ए फकरी के नाम से जाना जाता है। फखरुद्दीन मेला राजस्थान में दाऊदी बोहरा समाज का मुख्य केंद्र है गलियाकोट डूंगरपुर। जीण माता का मेला राजस्थान में कहाँ लगता है? सिक्कर। जीण माता का मेला सिक्कर। हरियाली अमावस्या का मेला उदयपुर में। हरियाली अमावस्या मेले का आयोजन मेवाड़ के किस शासक के समय? महाराणा फतेह सिंह के समय। हरियाली अमावस्या मेले का आयोजन किस वर्ष माना जाता है? 1899 ईस्वी से। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मूलतः किस देश के निवासी थे? ईरान। गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स का आयोजन रजब माह की 1 से 6 तारीख तक उर्स का आयोजन होता है। राजस्थान के आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला बेणेश्वर मेला। राजस्थान के आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला बेणेश्वर मेला। बेणेश्वर मेले का आयोजन डूंगरपुर के अंतर्गत होता है। बेणेश्वर मेले का आयोजन कब किया जाता है? माघ पूर्णिमा को। डिग्गी कल्याण जी का मेला टोंक में, जबकि पुस्तक में जयपुर दिया गया है। परबतसर, डिडवाना, कुचावन में कौन सा मेला लगता है? तेजा जी का मेला। मारवाड़ के प्रमुख पंचपीर रामदेव जी, पाबू जी, मेहा जी, हड़बू जी, गोगा जी। रामदेव जी, पाबू जी, मेहा जी, हड़बू जी और गोगा जी ये मारवाड़ के पंचपीर हैं। गोगा नवमी कब मनाई जाती है? भाद्र कृष्ण नवमी। गोगा जी की मुख्य पूजा होती है गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में। तेजा जी का विशाल मेला कब लगता है? भाद्र शुक्ल पक्ष की दशमी को लगता है। ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है पाबूजी राठौर को। सांप्रदायिक सौहार्द के प्रेरक लोक देवता माने जाते हैं रामदेव जी को। मुस्लिम समाज में रामदेव जी की पूजा किस रूप में की जाती है? रामसा पीर के रूप में। रामदेव जी का मेला किस माह में आयोजन हुआ? भाद्रपद में। रामदेव जी का मेला होता है वह किस माह में आयोजन होता है? भाद्रपद। मीराबाई का संबंध किस वंश से है? राठौड़ वंश। मीराबाई का विवाह भोजराज से हुआ। संत दादू दयाल ने बादशाह अकबर से मुलाकात की 1585 ईस्वी में। भोजराज किसका पुत्र था? कमेंट कर देंगे। मीरा ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया? कमेंट कर देंगे। मीरा किसकी पूजा करती थी? किस देवता की पूजा करती थी? कमेंट कर देंगे। राजस्थान में मीरा मंदिर किस जिले के अंतर्गत आता है? कमेंट कर देंगे। मीरा के दादोसा का नाम कमेंट कर देंगे। मीरा के गुरु का नाम कमेंट कर देंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन मीराबाई से संबंधित हर एग्जाम में आ चुके हैं। निवेदन रहेगा जितना आप कमेंट करेंगे उतना आपको याद रहेगा। रजिस्टर लेके बैठें और नोट करते जाएं। वीडियो को पॉज करते हुए क्वेश्चनों का उत्तर दें। बार बार वीडियो को देखें। संत दादू दयाल एवं बादशाह अकबर की मुलाकात किस स्थान पे हुई? फतेहपुर सीकरी। संत दादू दयाल की मृत्यु कब हुई? 1603 ईस्वी में। संत दादू दयाल की मृत्यु कहाँ पे हुई? नारायण गांव, जयपुर। विष्णोई संप्रदाय के प्रवर्तक
किसे माना जाता है? जाम्बोजी। जाम्बोजी का जन्म कब हुआ? विक्रम संवत 1508 में, भाद्र कृष्ण अष्टमी के अंतर्गत जाम्बोजी का जन्म हुआ। विक्रम संवत 1508 भाद्र कृष्ण अष्टमी। जाम्बोजी का जन्मस्थल पिप्पासर नागौर। संत जसना जी का जन्म कतियासर बीकानेर। काष्ठकला का मुख्य केंद्र बस्सी चित्तौड़गढ़। लकड़ी के बेवाण कावड़ व रंगाई छपाई के ठप्पे का प्रमुख केंद्र बस्सी चित्तौड़गढ़। लकड़ी से निर्मित खिलौने कठपुतली निर्माण के लिए राजस्थान का प्रसिद्ध स्थान उदयपुर। लकड़ी की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध स्थान जेठाना डूंगरपुर। फर्नीचर निर्माण के लिए शेखावटी बीकानेर। मिट्टी से मूर्तियां विभिन्न सजावटी उपयोगी वस्तुएं को तैयार करके पकाना क्या कहलाता है? टेराकोटा। टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध स्थान है मोलेला, जो आता है राजसमंद में। अलवर और बाड़मेर में भी इसका होता है कार्य। लाख का काम कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर और जोधपुर का। जड़ाऊ गहने, जड़ाऊ गहनों के लिए प्रसिद्ध स्थान जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर। मूल्यवान पत्थरों को तराशने का मुख्यतः है जयपुर। कांच पर बारीक सोने की नक्काशी कहलाती है थेवा कला। थेवा कला, थेवा कला के लिए प्रसिद्ध स्थान प्रतापगढ़। थेवा कला को श्रेय देने वाले उनका नाम कमेंट कर देंगे, किस परिवार से होता था ये थेवा कला का कार्य? बगरू, सांगानेर, आकोला, बाड़मेर, कालाडेरा, पाली और बस्सी आदि क्षेत्र प्रसिद्ध है कपड़े की छपाई के लिए। कपड़ों को तरह तरह से काट के कपड़ों पर सिल दिया जाता है, जिसे कहता है पेचवर्क। दोस्तों, ये वन शूट वीडियो में आपका कक्षा 6 के जो अध्याय हैं 1 से 10 तक कंप्लीट हो चुके हैं। निवेदन रहेगा आप इस वीडियो को बार बार देखें, जिससे आपको रिवीजन हो जाए, और जो कमेंट के माध्यम से क्वेश्चन पूछे हैं उनका उत्तर देने का प्रयास करें। दोस्तों, नेक्स्ट टाइम हम कक्षा 7 के सभी अध्याय को एक ही वीडियो में कंप्लीट करने का करेंगे, तो आप उसे भी देखिए अवश्य। चैनल पर पहली बार है, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, बेल वाले नोटिफिकेशन घंटी को ऑन करें। इस वीडियो को फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पे है, पेज को ज़रूर फॉलो करें। और बुक अच्छी है, शानदार है, संकल्प पब्लिकेशन गंगानगर की ओर से आती है। कक्षा 6 से 10 के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो पुस्तकें हैं, हमारा राजस्थान और राजस्थान अध्ययन, उनका सार संग्रह है। और 41 जिले 7 संभाग के अनुसार नवीनतम संस्करण 2025 संकल्प पब्लिकेशन गंगानगर। आसपास के अपने बुक स्टोर से इस पुस्तक को प्राप्त करें। पेज संख्या की बात करें तो 84 पेज हैं और प्राइस है 70 रुपये। इसका बुक का रिव्यू मैं पहले कर चुका हूं, तो आप उसको भी देखें। आप किस शहर की सिटी से वीडियो देख रहे हैं उसका नाम ज़रूर कमेंट करें, अपना नाम कमेंट करें, और किस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं वह भी कमेंट करें। राजस्थान की विभिन्न भर्तियों के लिए दोस्तों हमारा राजस्थान से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राजस्थान अध्ययन से, चाहे आप RS का भी एग्ज़ाम दें। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को कंप्लीट बार बार देखें, जो कमेंट के माध्यम से क्वेश्चन पूछा है उनका उत्तर देने का प्रयास ज़रूर करें। जो कठिन लग रहा है आप रजिस्टर में नोट करें, 2 से 4 बार वीडियो देखेंगे आपको याद हो जाएगा। तो प्रयास करें वीडियो को पॉज करते हुए उत्तरों को देने का। वीडियो को शेयर ज़रूर करें दोस्तों, और वीडियो को लाइक करें, फेसबुक पेज को भी लाइक करें, इंस्टाग्राम को फॉलो करें और वीडियो को लाइक करें। आपने इस वीडियो को इतना अंत तक देखा, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम।